Audio Jungle. नमस्कार, मैं भुजंग भूषण अपने न्यूज़ एटलर्ट चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आए दिन मीडिया जो है वो पूरी तरह से बड़े बड़े महानगरों में खास करके दिल्ली की वस्तुस्थिति को दिखाती है और एक हैवक क्रिएट हो चुका है पूरे राष्ट्र में। ऐसी परिस्थितियों में मैंने सोचा कि चलते हैं किसी राज्य के, और सबसे पहले मैंने झारखंड को चुना। अब झारखंड राज्य की जो मेडिकल व्यवस्था है और जो राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें और बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हालात हैं। अब यहाँ सरकारी जो सिस्टम है उसके, प्राइवेट जो सिस्टम्स जो चल रहे हैं पैरेलल उसके, और ये सरकारी तंत्र में जो काली बाजारी और लूट हो रही है प्राइवेट तंत्र में, उन सभी चीज़ों पर हम समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम सरकारी तंत्र की बात करते हैं। राज्य में जो सरकारी अस्पताल है, हर जिले में एक अस्पताल, 24 जिला 24 अस्पताल, उसके अलावा रिम्स। आप समझ लें कि पूरे राज्य में लगभग 10,000 से ऊपर प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं। तो 10,000 बेड चाहिए। 10,000 बेड में मान लीजिए बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन अपने घर पे किया जा रहा है, होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं। फिर भी अगर 50% के भी रेशियो को लेकर चलें तो हमारे पास न उतनी सुविधा है न उतने बेड्स हैं। अब रही बात कि राज्य में इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यद्यपि कि पूरे देश में जो 11 एम्स खोले गए उसमें झारखंड को भी एम्स मिला, और झारखंड को एम्स मिला तो यह भी एक यूनिक चीज़ है कि पूरे देश में जो भी एम्स खुले वो राज्य की राजधानी में खुले, केवल झारखंड राज्य को छोड़कर, अगर इसकी बात कर दी जाए तो। क्योंकि झारखंड में राजनीति के मत्थे चढ़ गया और हत्थे चढ़ गया वो, क्योंकि झारखंड में एम्स जो खुला वो देवघर में खुला। जिस तरह से रांची में मरीजों की भीड़ हो रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्या लोग देवघर जा सकेंगे? देवघर में बना नहीं अभी तक, ये वो भी क्यों नहीं बना, इस पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मंथन करना चाहिए कि कहाँ लापरवाही रह गई, कहाँ इन लोगों से भूल हो गई, कहाँ चूक हो गई, मगर इसकी समीक्षा कोई नहीं करता है। यद्यपि कि जो राज्य सरकार है हर जगह पुलिस को लगा दी है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसकी मॉनिटरिंग पुलिस कर रही है। वहाँ की विधि व्यवस्था देखने के लिए राज्य सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। उसने कोविड कॉरिडोर बना दिया है। रांची से जमशेदपुर के बीच में सराउंडिंग चारों तरफ जितने भी ज़िले हैं, लगभग 8 से 10 ज़िले हैं, उनमें वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था है, वहाँ हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था आप समझिए, अगर 2-3 रांची मेडिकल कॉलेज, धनबाद मेडिकल कॉलेज और टाटा में जो TMCH है, टाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर जो वेंटिलेटर की व्यवस्था है वो नगण्य है। सदर अस्पताल रांची में 20-25 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि इन व्यवस्थाओं को ऑपरेट कौन करेगा, सिस्टम कौन चलाएगा, आपके पास मेडिकल स्टाफ कितने हैं? क्योंकि मेडिकल स्टाफ में पारा मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ रही है और राज्य लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहा है, राज्य सरकार, कि लोग हायर किए जा सकें। लेकिन पूर्व में जो पारा मेडिकल स्टाफ थे उनके आपने ना पेमेंट दिए, ना उनको रेगुलराइज किया, ना उन्हें आश्वासन दिया। अब रही बात दूसरी तरफ, पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पर जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ गया यहाँ पर, ये जो नई नियुक्तियाँ होने वाली थी वो, क्योंकि मुख्यमंत्री उन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए जो कहना चाहते थे कि राज्य में आरक्षण नीति की पहले लागू कर दी जाए। तो आरक्षण नीति लागू हुआ, जरूर करने के आदेश भी हुए, मगर उसके पूर्व में जो 800 पारा मेडिकल स्टाफ्स थे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते थे और जो ऑपरेट कर सकते थे तमाम चीज़ों को, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया गया। और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले थे, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उनका भी एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया। मैं तो मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को दूरदर्शिता के साथ समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूरदर्शिता अगर नहीं करेंगे तो यही होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना सैलरी का बोझ कौन उठाए। जनाब, दरवाजे पे टंगा हुआ एक अग्निशामक यंत्र वर्षों तक टंगा रहता है, लोगों को लगता है कि फालतू है ये, लेकिन जिस दिन घर में आग लगती है तो 4,000 का अग्निशामक यंत्र आपके 4 करोड़ संपत्ति की रक्षा करता है। उसका महत्व उसी दिन पता चलता है।
और इसी प्रकार से उसका महत्व समझना चाहिए था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रही बात कि मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छे काम भी किए, जिसने उन्होंने डीएम को हर जिला में उन्होंने डीएम को आदेश दे दिया कि वहाँ की मॉनिटरिंग आप करेंगे मेडिकल व्यवस्था की। और जितने भी यहाँ पर जो थाने थे, थाने में जो भी जब्त ऑक्सीजन गैस सिलेंडर थे उनमें से उन्हें रिलीज करवाया गया है, ताकि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा सके। जो शॉर्टेज है उसको, कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। जो नए डिप्टी कलेक्टर्स हैं जो बहाल हुए हैं, उनको इन सिलेंडर्स को जगह तक, गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का भी आदेश दिया गया है। तो एक चेन बनाया है मुख्यमंत्री ने, कोशिश किया है हेमंत सोरेन ने कि बेहतर व्यवस्था दी जा सके। यही नहीं, हेमंत सोरेन जगह जगह जा कर के कई यक्षमा केंद्र को, जो टीबी सेनेटोरियम्स हैं या अन्य अस्पतालों को, वो धीरे धीरे वेल इक्विप्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वेल इक्विप्ड में आप सब जगह सिलेंडर नहीं पहुँचा सकते, ना ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड दे सकते हैं, ना ही वहाँ पर आप प्रशिक्षित जो आपके स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें दे सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने एस्मा नहीं लगाया, फिर भी पलामू के सीएस अस्पताल नहीं पहुंचे तो उन्हें सस्पेंड जरूर किया। और कई डॉक्टर्स जो हैं, दर्जनों डॉक्टर्स को इन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन उससे नहीं, आप भरोसा दिलाइए, विश्वास दिलाइए, लोगों के अंदर जिजीविसा दिलाइए। आप देख लीजिए कि राज्य सरकार का सचिवालय लगभग बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर दर्जन भर आईएएस अफसर क्वारंटाइन हो गए हैं, दर्जन भर से ज़्यादा कर्मचारी और पदाधिकारी भी क्वारंटाइन हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेहतर व्यवस्था के द्योतक नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी खामियों को उजागर करते हैं। अगर खामियों की मैं बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि खामियां क्यों सरकार में ही है, सरकार के सारे सिस्टम ठीक है। जनाब ज़रूर, सरकार में प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, अच्छे सिस्टम्स हैं, सारा कुछ दुरुस्त है। इस सरकार ने बहुत कुछ बढ़िया किया है। यदि सब चीज़ें बढ़िया हैं और सब चीज़ बेबाकी के साथ आप बढ़िया कह सकते हैं, तो फिर राज्य के जितने भी हाई लेवल ऑफिसर्स हैं या हाई लेवल पॉलिटिशियंस हैं, इवन दैट राज्यपाल से लेकर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर तक, तो क्यों पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर में, मेडिका में, मेदांता में भर्ती हो रहे हैं? क्यों नहीं सदर अस्पताल और रिम्स में भर्ती हो रहे हैं? कभी आपने सोचा है? इस प्रश्न का जवाब है नहीं है आपके पास, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो सिस्टम है पूरी तरह से चरमरा गया है। यद्यपि कि नया आपके यहाँ स्वास्थ्य सचिव लाए गए हैं अरुण सिंह, जो थोड़े खुर्राट माने जाते हैं, शायद उनसे उम्मीद की जा रही है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। लेकिन अब गेंदें कम हैं, रन ज़्यादा हैं। अब इसमें काबिलियत अरुण सिंह की भी देखनी होगी कि वो किस तरह से कर पा रहे हैं। लोगों के पेमेंट नहीं होने की वजह से लोग छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर्स की, प्राइवेट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स मिला दिए जाएं तो रांची में और राज्य में 350 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन रांची में उन अस्पतालों का कॉकस है। उन अस्पतालों में जाइए, आज ही की एक खबर आई है कि रांची में जिस अस्पताल में वो लोग भर्ती थे, उन हॉस्पिटलों में जाकर के आप देखिए कि लाखों का बिल उनके ऊपर डाला जाता है और नहीं तो डेड बॉडी तक नहीं दी जाती है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिद्ध मत बनिए, तो ये भी एक गिद्ध का स्वरूप है। इस पर कौन मॉनिटर करेगा, कौन अंकुश लगाएगा? ये राज्य सरकार की सबसे पहली अहमियत है कि राज्य सरकार इन जगहों पे अंकुश लगाए, इन्हें निरंकुश होने से रोके। दूसरी बात यह है कि सरकारें जो चल रही हैं और सरकार के चलने के साथ साथ पैरेलल जो सिस्टम जो चल रहा है, इन सिस्टमों को दुरुस्त करना, इन पे अंकुश लगाना। मुख्यमंत्री सरकारी संस्थाओं में, हॉस्पिटलों में निरीक्षण करने जाते हैं। अगर एक बार भी प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल में निरीक्षण कर लेते और वहाँ के मरीजों से हालात पूछ लेते, उनके दुख दर्द पूछ लेते, तो फिर क्या कहने थे। लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको सरकारी तंत्र ही इतना लचर है कि वो दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में जाकर के क्या दुरुस्त करें। यद्यपि उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम बनाई गई है और वो टीम 4 आईएएस ऑफिसर्स को मिला के बनाई गई है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, जो आपातकालीन व्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, और उसका अच्छा आउटपुट जो है वो निकल के आ रहा है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो अस्पताल के जो संचालक हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। उन लोगों ने बताया कि वो बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन पूरे सपोर्ट में आप देखिए, एक तरफ लूट है, दूसरी तरफ कालाबाजारी आप समझ लीजिए किस तरह से हो रहा है। पिछले दिनों रिम्स में जिस तरह से बेड बेचे जा रहे हैं, रेमडेसिविर बेचा जा रहा है, और इनको लेकर के कई जगहों पे छापा मारे हुई। अभी एक राजीव सिंह करके व्यक्ति को भी पकड़ा गया, जो बड़ा नेक्सस का हिस्सा था, उसे पकड़ा गया कालाबाजारी में। लेकिन इन कालाबाजारी को रोकने के लिए डीएम एसपी होंगे,
मार्केट से ऑक्सीमीटर, डेक्सोनावाल, फीवर फ्लू, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, सारा चीज़ गायब है। कहाँ है औषधि नियंत्रण विभाग, ड्रग कंट्रोल? ये केवल दुकानदारों से पैसा लेने के लिए बना हुआ है ये विभाग। ड्रग कंट्रोल विभाग कहाँ छापामारी कर रहा है? पूरे रांची के होलसेल मार्केट्स में कहाँ है वो? रिटेल मार्केट्स में कहाँ है? लोग सड़कों पर बिलख रहे हैं, ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने, हालांकि मुख्यमंत्री की पार्टी जेएमएम है, 30 उसके विधायक हैं, उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन की अवधि और उसके स्वरूप में कुछ बदलाव जरूर किया है, जिससे लोगों को ये लग रहा है कि कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ कंट्रोल होगा। 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीज़ें खुली हुई थी, वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। और इस सरकार का दूसरा घटक दल कांग्रेस है, और कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता केंद्र त्रिपाठी ने तो पूरे तरह से नेशनल इमरजेंसी की बात कही है। उन्होंने भी मांग रखी है अपनी इस पूरे मुद्दे पे। देश में सिर्फ 3300-3400 लोग नहीं मर रहे, 50,000 से लाख लोग प्रतिदिन देश में मर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं और अचानक उनको बुखार हो रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो मर जा रहे हैं। जब लाखों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लेने का निर्णय नहीं ले पाया है। ऐसी स्थिति में अब हमें लगता है कि देश में एकमात्र रास्ता है नेशनल इमरजेंसी लागू हो और देश को की प्रशासनिक व्यवस्था मिलिट्री टेक ओवर करे। तभी जाकर के लोग 1 महीनों तक, 2 महीनों तक घर में बंद रहेंगे, चेन टूटेगा और तभी जाके महामारी रुक पाएगी। नहीं तो ये करोड़ों लोगों को देश में अपने मौत के आगोश में ले लेगी। चारों तरफ रुदन, क्रंदन, हाहाकार मचा हुआ है। देश के सारे अस्पतालों में डॉक्टर और काम मदद करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज स्टाफ भयभीत हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मरीजों को छूने में भय कर रहे हैं। मरीज त्राह त्राह करके दम तोड़ रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आप तुरंत देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करें। अब प्रश्न यह उठता है कि इन लोगों ने अपनी मांगें रख दी, चूँकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, नेता हैं, इनका मांग रखना, विरोध करना, ये तमाम चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातें हकीकत से बहुत नज़दीक हैं। इनकी बातों पर भी गौर फरमाना चाहिए। अब सवाल यह है कि वैक्सीन के दाम केंद्र के अलग, राज्य के लिए अलग, क्या मतलब है जनाब? यह राज्य तो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं मैं गरीब राज्य हूँ, और गरीब के लिए भी तो कुछ कंसेशन करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ बात है कि केंद्र ने वैक्सीनेशन के लिए पिछली बार 35,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए दिए थे उन्होंने, तो इस 35,000 करोड़ में 150 रुपए के हिसाब से अगर वैक्सीन लिया जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में 234 करोड़ वैक्सीन, यानी कि 117 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। क्या 117 करोड़ को वैक्सीन लगाने की स्थिति में आज हैं? 11,700 करोड़, यानी कि 11,700 करोड़ प्लस लॉजिस्टिक के लिए लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई पे पूछा केंद्र सरकार से, वैक्सीन के शेड्यूल पर पूछा, आवश्यक दवाओं की सप्लाई पे पूछा, और उसके बाद लॉकडाउन लगाने का समय अवधि के बारे में भी पूछा। ऐसी ही बात यदि हाई कोर्ट राज्य सरकार से पूछती तो शायद ये राज्य सरकारें भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेती। अब समझिए, झारखंड, आप जिसे बोलते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि झारखंड देश का रूह है, आत्मा है, तो इस तरह से रूह जो है वो झारखंड आज इस विषम परिस्थिति में भी देश के 8 राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है।
अपने तमाम पड़ोसी राज्यों को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी 60 टन ऑक्सीजन उसने महाराष्ट्र को कमिट किया था, उसे भिजवाया है, दिल्ली को उन्होंने भिजवाया है, लेकिन झारखंड के लोग स्वयं सांस के लिए तरस रहे हैं। इसकी मूल वजह क्या है? इसकी मूल वजह है कि झारखंड की लचर व्यवस्था, सप्लाई सिस्टम में जितनी भी कमियां हैं वो, और इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। झारखंड ने केंद्र से 17,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की है, जिसकी आपूर्ति अभी नहीं हुई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मांग की है, वो भी नहीं अभी पूरी हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति क्या हो गई है। यह देखिए कि राज्य में जो भी लगभग राज्य में अभी 7 ऐसे यूनिट हैं जो इंडस्ट्रियल गैस रिफिल करते हैं, और उस केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकार का जो औषधि नियंत्रण, जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसने उन्हें लाइसेंस दे दिया कि अब मेडिकल ऑक्सीजन भी आप प्रोड्यूस कीजिए, और वो मेडिकल ऑक्सीजन बना रहे हैं। राज्य में 5 कंपनियां ऐसी हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं और 20 रिफिल करती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन टाटा और बोकारो, जमशेदपुर और बोकारो में होता है। उसके अलावा हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां बहुत जगहों पे होता है। छोटे छोटे यूनिट्स हैं, 20 यूनिट हैं पूरे राज्य में जो ऑक्सीजन रिफिल करते हैं, और यहाँ से रिफिल होकर के वायुसेना के विमान से जो टैंकर्स आते हैं वो बोकारो और टाटा जाते हैं, और सीधे वहाँ से फिर वो एयरलिफ्ट होकर के देश में दिल्ली जाते हैं, और कई राज्यों में भी यहाँ से भेजा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग भी ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है मुख्यमंत्री के सामने कि जब आप इतने लोगों को ऑक्सीजन देने में सक्षम हैं तो अपने राज्य को क्यों नहीं। यहाँ 525 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जनाब, और खपत 62 से 70 टन है। यदि उसका रेशियो बहुत बढ़ गया हो आज के डेट में भी तो 100 टन तक जा सकता है। आपके पास 400-450 सरप्लस अतिरिक्त ऑक्सीजन है, फिर भी आपके राज्य के लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। यही कुव्यवस्था कहते हैं कि सारी चीज़ें होते हुए भी हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। अब आप समझिए कि जिन अस्पतालों में सिलेंडर के माध्यम से या फिर मैनीफोल्ड्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन दिए जाते हैं, उनके लिए वहाँ से ऑक्सीजन भेजा जाता है और वो दिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बेड है, जहाँ ऑक्सीजन बेड है, हाई फ्लो बेड है, वहाँ के लिए परेशानी है। जिन हॉस्पिटल्स में अपने ऑक्सीजन बनाने के यूनिट्स भी लगे हुए हैं 1-2 में, वहाँ पर भी यह ऑक्सीजन का लिक्विड भेज दिया जा रहा है और वहाँ पर व्यवस्था हो जा रही है। हालांकि राज्य सरकार के प्रयास सराहनीय हैं और बहुत सारे आंकड़े भी हैं। अभी तो आप रात के सन्नाटे को देख रहे हैं, दिन का सन्नाटा भी लगभग इसी प्रकार पसरा रहता है। सरकार की तरफ से कोई सख्ती नहीं की जा रही है। जो भी बुद्धिजीवी हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सरकार के लिए वो परेशानी नहीं बनना चाहते हैं। ज़िंदगी आपकी अनमोल है। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से राज्य में बेडों की स्थिति और यहाँ ऑक्सीजन की स्थिति, बेडों के जो कैटेगरीज हैं उसकी स्थिति मैं बताता हूँ। तमाम स्थितियों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है राज्य की वो बहुत बुरी नहीं है। व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार ने थोड़ा पूर्व में इन चीज़ों को लेकर सोचा होता कि भविष्य में मुझे इतने बड़े संकट के दौर से गुजरना है तो शायद चीज़ें संभल जाती। अभी भी देर नहीं हुई है। सरकार को इन चीज़ों को संभालने के लिए अभी भी आगे आना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए। कई निजी संस्थाएं भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कर रही हैं, कई निजी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमें और आपको सावधान रहना चाहिए। हमें और आपको अपनी ज़िंदगी हमारी अनमोल है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और हमेशा सबसे बड़ी दवाई है, रेमडेसिविर से भी बड़ी दवाई है, ये मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और फिर कोरोना को दूर भगाइए। हम में हिम्मत है, हम सब मिल करके कोरोना को भगा सकते हैं। और यह बुरा वक्त भी रहेगा नहीं, क्योंकि वक्त है, वो वक्त हमेशा निकल जाता है। जय हिंद।